सुप्रभात छात्रों, आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। बहुत ही बढ़िया अध्याय है। अगर इस अध्याय को आपने पकड़ में ले लिया तो आपको गणित के साथ साथ भौतिक विषय में भी ये बहुत काम करेगा। ठीक है, अब बात क्या है कि इस अध्याय को पकड़ में कैसे लाए, तो एक अच्छी मेहनत। अगर आप एक अच्छी मेहनत करते हो, इस पे अगर जम के अगर इसका प्रश्न बनाते हो आप, तो आपको ये चैप्टर, ये जो अध्याय है, ये पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। देखो, ये जो त्रिकोणमिति जो बड़ा सा शब्द है ना, ये संस्कृत वर्ड से आया हुआ है और ये 3 छोटे छोटे वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से शब्द हैं इसमें? एक होता है त्रि, एक ये त्रि शब्द है, दूसरा है कोण, ठीक है, और तीसरा है मिति। ये 3 छोटे छोटे शब्द से मिलकर एक बड़ा त्रिकोणमिति बना हुआ है। त्रि का मतलब होता है 3, और कोण का मतलब होता है कोण, और मिति का मतलब होता है मापना। मतलब 3 कोण से घिरा हुआ, 3 कोण से घिरा हुआ। तो ऐसा कौन सा चित्र है जो 3 कोण से घिरा हुआ होता है? तो त्रिभुज ही तो है जो 3 कोण से घिरा हुआ है। 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण। ठीक है, आप अगर इसमें भी ऐसा भी तो बोल सकते हो, इसके अंदर भी तो 3 कोण है, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, बट ये घिरा हुआ नहीं है। जो घिरा हुआ है हम उसी की बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपका ये गलत हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। यानी ये बात कर रहा है त्रिभुज के बारे में। और तीसरा जो शब्द है उसका मतलब होता है मापना। मतलब इस त्रिभुज को लेखन जोखन मापना, इसका मापना, इसके अंदर का सारा पाठ पुर्जा इसके बारे में बताना, सबका इसका ये लंबाई बताना, ये कोण बताना। हम त्रिकोणमिति की मदद से इसके बारे में हम इसको फाइंड करेंगे, इसको निकालेंगे। ठीक है, यानी इसको हल करने के लिए त्रिकोणमिति बाजार में आया। अब बात करते हैं, जब त्रिभुज आ ही गया है तो त्रिभुज की छोटी छोटी बातें। तो अगर इसका हमने नाम दिया कैपिटल, बड़ी ए, बड़ी बी, बड़ी सी। ठीक है, तो बड़ी ए, तो अभी ये त्रिभुज ए बी सी हो गया। अब एक त्रिभुज में टोटल 3 कोण और 3 भुजा होती है। देखो, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, यानी त्रिभुज, पॉइंट नंबर पहली बात, त्रिभुज के अंदर 3 भुजा और 3 कोण होती है। ठीक है, भुजा को इंग्लिश में हम लोग साइड बोलते हैं और कोण को इंग्लिश में हम लोग एंगल बोलते हैं। यानी इसके अंदर 3 कोण, 3 साइड होती है, 3 भुजा और 3 कोण। ठीक है, और अगर क्वेश्चन के अंदर, अगर प्रश्न के अंदर ऐसे अगर कुछ बताया ना हो, तो अगर सिर्फ दिया हुआ है कैपिटल बड़ी ए, बड़ी बी, बड़ी सी और छोटी ए, छोटी बी, छोटी सी, तो इसका मतलब क्या है ना कि जो बड़ी ए जो है ना वो कोण को बताता है, बड़ी बी है वो कोण को बताता है, और बड़ी सी जो है वो कोण के बताता है, और जो छोटी वाली जो ए है ना, वो ए के सामने वाली जो भुजा है इसकी लंबाई बताता है। यानी बीसी, ये बीसी जो लंबाई है इसकी, ये बीसी जो भुजा है उसकी लंबाई का हम लोग ए से अंकित करेंगे उसको। ठीक है, और ये जो बी है ना, स्मॉल बी, छोटी वाली जो बी है ना, देखो ये बी के सामने वाली ये जो एसी भुजा है इसकी लंबाई को हम छोटी वाली बी से अंकित करेंगे, सी के सामने वाली छोटी वाली सी से। ठीक है, तो बड़ी वाली ए और बड़ी वाली बी और बड़ी वाली सी आपका कोण को बताता है, और छोटी वाली उस कोण के सामने वाली को भुजा की लंबाई को बताता है। अगर क्वेश्चन के अंदर, प्रश्न के अंदर अगर कुछ और नाम दिया रहेगा तो हम उसको नापेंगे, अगर नहीं दिया रहेगा तो हम इसी को हम बोलेंगे कि ए के सामने वाली छोटी ए है, ए के सामने वाली होगी, बी के सामने वाली छोटी बी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा नंबर। अगर 2 भुजा का अगर हम योग लेते हैं, किसी 2 भुजा का योग लेते हैं, जैसे ये भुजा पकड़ लिया और ये भुजा पकड़ लिया, ए और सी को जोड़ दिया, तो इसका जो हम योग आएगा ना, वो तीसरी वाली भुजा से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, हमेशा बड़ा होगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ए और सी को भी लिया, आप किसी 2 भुजा को पकड़ो, ए को भी पकड़ा, बी को भी पकड़ा। ठीक है, तो ये तीसरी वाली कौन सा भुजा बच गई? सी। यानी ए को अब क्या हो गया, बी को पकड़ा, सी को पकड़ा, तीसरी भुजा क्या बच गई? सी, ए बच गया। यानी किसी 2 भुजा को अगर हम पकड़ा, ए और 2 भुजा का सम लिया, दोनों का योग किया, तो ये तीसरी भुजा उससे ये वाला बड़ा आया। ए और बी को किया तो तीसरी भुजा क्या बच गया? सी, यानी ये दोनों का योग सी तीसरी भुजा से बड़ा आया। ठीक है, अगर हम घटाव लेते हैं तीसरी भुजा का, किसी 2 भुजा का घटाव लेते हैं, जैसे ए घटाव बी लिया, तो इस बार ये क्या होगा ना, ये छोटा हो जाएगा किससे? तीसरी वाली भुजा से। लेकिन देखो, अगर ए बड़ा हो गया और बी छोटा हुआ, और बी हमारा ऋणात्मक है। ठीक है, ए बड़ा हुआ और बी छोटा हो गया, तो ये पूरा जो पार्टी है ये आपका धनात्मक होगा। ठीक है, तो धनात्मक हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ए छोटा हो गया और बी बड़ा हो गया, तो इस पर देखो, ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, तो ये वैल्यू आपका ऋणात्मक आ जाएगा, और भुजा कभी ऋणात्मक हो नहीं सकता। तो हम इसको एक मापांक लेते हैं।
ठीक है, मापांक ले रही है, इसको हम लोग इंग्लिश में मॉडुलस बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है ना कि अगर ये ऋणात्मक 5 है तो इसका मतलब डायरेक्ट 5 आप लिख सकते हो। ये जो ऋण है ना, ये माइनस यानी ये खा जाता है, ये इसको ये पार्टी, ये जो मापांक है ये आपको हमेशा धनात्मक वैल्यू देगा, धनात्मक ही देगा हमेशा। ठीक है, तो अभी देखो ऐसा जरूरी नहीं है आप ए माइनस बी लिखे हो, आप बी माइनस ए भी लिखो तो एक ही बात है, ये मापांक के अंदर ये एडजस्ट कर लेता है खुद। ठीक है, तो अब जरूरी, अभी देखो आपने बोला कि ए बी को लिया, तो ऐसा जरूरी नहीं, आप सी को भी ले सकते हो। ए घटाओ सी, ये आपका बी से छोटा हो जाएगा, तीसरी भुजा, यानी ए, अगर आपने बी घटाओ सी लिया, तो तीसरी भुजा कौन सी हो गई, ए बच गया, तो ये ए से छोटा हो जाएगा। ठीक है, और चौथी नंबर बात में क्या है कि जो तीनों कोणों का सम हमेशा 180 डिग्री आता है। ठीक है, अगर कोण ए, कोण बी, कोण सी को अगर हम जोड़े तो तीनों कोणों का सम 180 डिग्री हमेशा आता है। ठीक है, अब बात करें हम लोग, तीनों कोणों का सम 180 डिग्री आता है। अब बात करें, अब समकोण की अगर हम बात करें तो समकोण मतलब क्या होता है ना कि जिसका एक कोण 90 डिग्री आ जाए, 90 डिग्री को हम लोग समकोण बोलते हैं। तो क्या है उसका डायग्राम, मैंने इसका हम लोग चित्र बना दिया। देखो यहां पर क्या है, इसका नाम दे दिया ए, बी और सी नाम दे दिया। तो यहां से मेरे को आइडिया लगता है कि जो सबसे बड़ी ये जो सी है ना, ये समकोण है। समकोण का मतलब ये 90 डिग्री है, ये 19 डिग्री है। और अभी देखो समकोण की बात हो रही है, तो समकोण में हमने हमने पढ़ा था बचपन में, कक्षा 10th या 9th में पढ़ा था, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के अंदर क्या बताया गया था, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के अंदर यह बताया गया था कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो देखो अभी ये जो समकोण है, समकोण त्रिभुज है, इसके अंदर एक कर्ण होगा, एक आधार होगा और एक लंब होगा। तो और ये पाइथागोरस भैया ने अपने को ये बताया था कि कर्ण का वर्ग जो होता है वो आधार का वर्ग और लंब का वर्ग का अगर हम योग ले तो इसके बराबर, इसका वर्ग के बराबर आता है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे बड़ी वाली भुजा हो गया ना, इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। ठीक है, कर्ण बोलते हैं। और अगर इसमें इसको अगर पकड़ लिया, इसका नाम दे दिया हमने थीटा, तो इस कोण को नाम दिया हमने थीटा। अब इस कोण के सामने वाला जो ये बीसी आपका ये लंबाई है, इसको हम बोलेंगे लंब, और इसके जो साथ वाला है ना, ये आपका हो गया आधार। ये बात इस बात पे निर्भर करती है कि आप कौन सा ले रहे हो। हमने कोण इसको लिया तो इसके लिए ये वाला जो सामने वाला पार्टी है ये आपका लंब हो जाएगा और इसके साथ वाला आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अगर हम इसको एंगल लिए तो क्या होगा कि इसके सामने वाला इस बार ये हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। ठीक है, ये हो जाएगा आधार। तो अब यहां से ये बात, अभी कर्ण को हमने नाम दिया, मान लो कर्ण को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस, और इसको हमने अगर स्मॉल h बोला, और आधार को हम इंग्लिश में बोलते हैं बेस, तो इसको अगर हम स्मॉल b नाम दिया, और लंब को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसको अगर हम लोग p नाम दिया, तो यहां से अगर कर्ण को हम h नाम दिया तो h का वर्ग इक्वल टू बराबर आधार का वर्ग प्लस p का वर्ग, हम बोल सकते हैं यहां से। ठीक है, और हमने एक और बात पढ़ी थी, ये 5वां नंबर पॉइंट था ना, अभी 6ठा नंबर पॉइंट में क्या है हमारे पास कि देखो अगर मान लो आपके पास, अगर ये तो रिलेशन है, अगर सिंपल से दिया रहेगा ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग इक्वल टू ए सी का वर्ग, तो ये देख के तो मेरे को आइडिया लग जा रहा है कि भाई ये तो आपका पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, तो इसमें आपका ये बस इसको देखकर आप ये अनुमान लगा सकते हो कि कौन सा कोण हमारा 90 डिग्री का होगा। तो देखो यहाँ पर जो बी आ रहा है ना, ये बी, दोनों में बी आ रहा है, तो मतलब बी आपका एक डायग्राम बनाओ और जो कोण है वहां पर आपको बी दे दो। ये आपको बताता है कि ये 90 डिग्री, यानी जो दोनों में कॉमन है वो बी। अब नाम दे दो ए और सी, किसी को भी नाम दे दो। अब देखो इसका स्क्वायर, ये कर्ण हो गया, इसका स्क्वायर ए सी का स्क्वायर ये, और ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अगर क्वेश्चन के अंदर इसी के अंदर अगर दिया ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ठीक है,
तो इसमें आपको ये पता करना है कि कौन कौन सा 90 डिग्री का है। तो देखो यहाँ पर सी कॉमन है, यहाँ पर सी कॉमन है, दोनों में सी कॉमन है। तो हमने क्या किए कि इस बार 90 डिग्री सी पे बना दिया, जो कॉमन है उस पर सी पे बना दिया और इसको नाम दे दिया ए बी। किसी को भी, अगर इसको भी आप ए दे दो, इसको भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो इसमें बैठ जाएगा। तो ये हो गया आपका कर्व ए बी का स्क्वायर कर्व हो गया, ये हो गया बी सी और ये हो गया ए सी। तो मतलब इस बात से हम आइडिया, इस बात को हम देख के ये बता सकते हैं कि कौन हमारा कहां पर बन रहा है। यहाँ जो कॉमन हो रहा है बी, हम बता सकते हैं कि भाई ये जो कॉमन है वहीं पर आपका समकोण बन रहा है, वहीं पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो यहां से ये बात को हम आइडिया लग गया। पॉइंट नंबर 6। अब पॉइंट नंबर 7 में अपने को ये बात बताया गया है कि देखो साइन थीटा हम किसको बोलते हैं? साइन थीटा बोलते हैं लंब अनुपात लंब बटा कर्व, यानी इस अनुपात को हम बोलते हैं साइन थीटा। लंब बटा कर्व, कॉस थीटा किसके लिए बोला गया है? कॉस, ये एक अनुपात है। थीटा कौन है? थीटा आपका ये एंगल, इस कोण के लिए ये सामने वाला पार्टी लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया। इस कोण यानी थीटा को हम बोल सकते हैं साइन थीटा। साइन आता है तो साइन किसका, ये किसका अनुपात है? ये लंब बटा कर्व, यानी ये अनुपात जहां भी दिखे लंब बटा कर्व, तो आप इसको साइन थीटा बोल सकते हो। तो वैसे कॉस थीटा के लिए आप आधार बटा में कर्व, ठीक है। टेन थीटा क्या बोल सकते हो? टेन थीटा बोल सकते हो लंब अपॉन आधार, लंब आधार, इस अनुपात को। वैसे ही ये आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अगर हम बात करें कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या है ना, साइन थीटा का उल्टा है। यहां पर लंब बटा कर्ण है तो आप इसको कर्ण बटा लंब बोलोगे। यहां पर क्या बोलोगे आप? आधार बटा लंब, आधार बटा कर्ण बोलोगे, ठीक है। नहीं, उल्टा मैंने कर दिया, इसको उल्टा किया ही नहीं। आधा बटा तो कर्ण कॉस थीटा हो गया, ये कर्ण बटा आधार, ठीक है, कर्ण बटा आधार। और कॉट थीटा को हमने यहां पर टेन थीटा को क्या बोला था? लंब बटा आधार, तो यहां पर आधार बटा लंब। अगर हम इसका नाम दे तो देखो लंब, लंब यानी पी और कर्ण क्या था? एच, पी बटा इस एच, इसको हमने क्या नाम दिया था? बी। ये बेस है, बी बटा एच, इसको हमने क्या नाम दिया था? पी बटा बी, ठीक है। इसके लिए क्या हो गया? एच बटा पी, इसके लिए क्या हो गया? एच बटा बी, इसके लिए क्या हो गया? बी बटा पी। अब इसको याद करने के लिए बी बटा पी है, ठीक है, बी बटा पी। अब याद करने का तरीका देखो, अगर याद आपको अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग फिर से याद कर लेंगे। देखो, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, क्या है? पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है। और नीचे से आओ, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, यानी पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। एक तरीका याद करने के लिए, ऐसा कुछ फॉर्मूला सूत्र नहीं है ये, ठीक है ना। आपको बस याद रखना है, कैसे भी याद रखना है। तो यहां से मुझे ये पता चला कि ये देखो, ये साइन थीटा किसको, यानी इस अनुपात को हम साइन थीटा बोलते हैं, इस अनुपात को हम कॉस थीटा बोलते हैं, इस अनुपात को हम टेन थीटा, और बाकी का ये अनुपात का अपना अपना सब नाम है। याद करने का तरीका, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, तो अब इसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा क्या था? पी बटा एच, कॉस थीटा क्या था? बी बटा एच, और टेन थीटा क्या था? पी बटा बी। कॉसेक थीटा क्या था? कॉसेक थीटा होता आपका था एच बटा पी। सेक थीटा क्या था? एच बटा बी, ये बी है, और कॉट थीटा क्या था? बी बटा पी। याद करने का तरीका, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, नीचे से पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है। आप जैसे भी याद कर सकते हो। अब बात करते हैं कि देखो, अभी मेरे को पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू से, पाइथागोरस प्रमेय से ये पता चला था कि कर्म का जो स्क्वायर है, कर्म मतलब एच का जो स्क्वायर है, वो बराबर होता है पर ये लंब का स्क्वायर और
आधार का स्क्वायर दोनों का योग करे, दोनों का स्क्वायर का योग करे तो ये इसके कर्ण के स्क्वायर के बराबर आता है। ये तो पाइथागोरस थ्योरम से आया। अभी बात करते हैं कि इसी वाला प्रमेय में अगर हम भाग दे दे हर तरफ, अगर h यानी कर्ण के स्क्वायर से, अगर कर्ण का वर्ग से हम अगर भाग दे दिए, ठीक है, कर्ण का वर्ग से हम अगर भाग दे दिए तो दोनों तरफ देंगे तभी तो मेरा बात बराबर संतुलन में रहेगा। एक तरफ देंगे तो गलत हो जाएगा ना। तो हम क्या किए, भाग दे दिए किससे, कर्ण के स्क्वायर से, कर्ण का स्क्वायर, और कर्ण का स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर से दे दिया। तो देखो यहां पर क्या था, h का वर्ग प्लस p का वर्ग बराबर p का वर्ग b का वर्ग। इसको हमने किससे भाग दिया, h का वर्ग से, तो दोनों तरफ दे दिया, h का वर्ग से दोनों तरफ भाग दे दिया। तो ये h का वर्ग ये तो हो गया 1 आपका, क्योंकि ये कट जाएगा 1 बच जाएगा। अब इसको हमने अलग अलग कर दिया तो p का वर्ग h का वर्ग, यहां से हो जाएगा b का वर्ग h का वर्ग। अब देखो दोनों में वर्ग है तो इसको हम मिटा के एक साथ हम लिख सकते हैं, दोनों को इसको मिटा के एक साथ लिख दिया, ठीक है। तो यहां से हो गया p बटा h और का वर्ग b बटा h का वर्ग। और p बटा h किसके बराबर था, p बटा h साइन थीटा के बराबर है। देखो p बटा h, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बराबर साइन, और ऊपर में कितना वर्ग लगा हुआ है, वर्ग थीटा प्लस कॉस, ये किसके b बटा h, ये कॉस, b बटा h कॉस, यानी स्क्वायर वर्ग थीटा। यानी यहां से मेरे को एक सूत्र मिल गया, साइन का वर्ग प्लस कॉस थीटा का वर्ग इसके 1 के बराबर होता है। हम इस बात को लिख लेते हैं, क्या मेरे को आया, साइन स्क्वायर का वर्ग प्लस कॉस स्क्वायर का वर्ग, ये आपका 1 के बराबर आया, ठीक है। अभी किसी ने बोला कि सर आप कर्ण के स्क्वायर, कर्ण के वर्ग से काहे डिवाइड दिए, हमको मन है लंब के स्क्वायर से डिवाइड देने के लिए। तो कोई बात नहीं, उसकी भी इच्छा हम लोग पूरा कर देते हैं। तो हम इस बार हम लोग क्या करते हैं कि लंब के स्क्वायर से हम लोग उसको भाग दे देते हैं। तो लंब किसको, यानी p के वर्ग से हमने इसके सब में भाग दे दिया। तो इधर दिया, तो इधर देखो, इधर दिया h बटा p का होल वर्ग पूरे का वर्ग बराबर p, यहाँ अलग अलग किया तो ये हो गया 1 का वर्ग तो 1 ही हो जाएगा, इसको हटा दिया। अब प्लस यहाँ से क्या हो गया, b बटा p का वर्ग, ओके। अब h बटा p हमने नाम देखा था, देखो h बटा p ये क्या था, कोसेक का वर्ग बराबर 1 प्लस, और b बटा p मतलब कॉट का वर्ग। तो यहां से देखो, यहां पर कॉट आपका धनात्मक है, जिस दिन ये उठ के इधर आ जाएगा तो ये ऋणात्मक में हो जाएगा, यानी कॉसेक का वर्ग माइनस कॉट का वर्ग एक बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से इस बात आप बोल सकते हो कि कॉसेक का वर्ग माइनस कॉट का वर्ग बराबर किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया, ठीक है। अब तीसरा नंबर मैंने कर्ण के वर्ग से भाग दे दिया, लंब के वर्ग से भाग दे दिया, तो आधार क्यों छोड़ना, आधार से भी दे देते हैं। आधार से भी दे के देखते हैं तो क्या आता है, आधार के, यानी इस बार भाग दिया आधार का वर्ग से, यानी b के स्क्वायर से हमने भाग दिया, ठीक है। तो यहां से दिया तो देखो इधर क्या होगा, h बटा b का पूरे का वर्ग बराबर p बटा b का पूरे का वर्ग प्लस 1 आ गया, 1 का वर्ग तो 1 ही हो गया, ये आपका 1 के बराबर आ गया, ठीक है। अब यहां से इस बात पे देखो, h बटा p, इस अनुपात को हमने क्या नाम दिया था, h बटा p, तो देखो ये है सेक थीटा, सेक का वर्ग, ये वर्ग लगा हुआ है तो यहां हमने वर्ग लगा दिया, बराबर p बटा b किसका नाम था, वो tan का नाम था, तो tan यहाँ वर्ग लगा दिया प्लस 1। अब वहां पर देखो जो tan जो है ना, यह धनात्मक है, जिस दिन ये उधर उठ के आएगा यहाँ पर ऋणात्मक हो जाएगा, यानी सेक थीटा माइनस tan का वर्ग थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से एक और बात मेरे को आता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan का वर्ग थीटा इक्वल टू 1 के बराबर आता है। तो अभी देखो ये जो तीनों सूत्र मेरे पास आए, इसको हम लोग बोलते हैं मौलिक पहचान। बहुत काम का ये है, इसको हम लोग इतना यूज करेंगे ना कि आपको याद ही हो जाएगा, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना है, ये आपको इतना यूज में आएगा, हर तरफ यूज में आएगा कि आपको याद हो जाएगा। इसको हम लोग मौलिक पहचान, यानी मौलिक पहचान के अंदर 3 आता है, बट लेकिन इसके अंदर कुछ और फॉर्मूला कुछ और सूत्र हम देखेंगे, ठीक है। सूत्र में क्या है, देखो अभी ये वाला अगर हम बीजगणित के नजर से देखें, बीजगणित में हमने पढ़ा था
इधर वाले पार्टी को हटा देता हूं मैं। बीजगणित में हमने पढ़ा था कि a का वर्ग माइनस b का वर्ग ये बराबर होता है a माइनस बी प्लस इंटू ए प्लस बी, बीच में यहाँ पर मल्टीप्लाई है। हमने ये बचपन में पढ़ा था, ठीक है, ये बीजगणित के अंदर हमने पढ़ा था। अभी इस बात को, ये जो कोसेक का वर्ग थीटा माइनस कॉट का वर्ग थीटा है, इसको आप क्या करो ना, 1 मिनट के लिए आप देखो कि ये a है, तो ये क्या दिख रहा है, a का वर्ग, और ये क्या दिख रहा है, इसको आप पकड़ लो b, ये क्या दिख रहा है, b का वर्ग, ठीक है। तो आपको यहां से दिख रहा होगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग, ऐसा कुछ दिख रहा है, तो ये ऐसा में कुछ खुलेगा, ठीक है, ऐसा में खुलेगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, चौथा नंबर पे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर, उधर क्या है 1, और यहां पर देखो मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है, तो जिस दिन ये मल्टीप्लाई, अभी इसको पूरा से हम लिखते हैं, देखो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर में 1 है। अगर इसको हमने बीजगणित के नजर से देखा तो मेरे को दिखा a का वर्ग माइनस b का वर्ग, और इसको हमने इस सूत्र के तहत हमने खोल दिया, तो मैं अपने को ये दिख गया। अब दोनों में से यहाँ पर मल्टीप्लाई है, दोनों में से किसी एक को उधर भेज दो आप, तो आपको क्या दिखेगा, अगर इसको रख के मैंने उसको उधर भेज दिया, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को इधर रखा और इसको देखा, तो ये इधर आके भाग में हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो बात क्या है कि आपने माइनस वाले को इधर रखा, प्लस वाले को उधर भेज दिया। ऐसा जरूरी नहीं आप प्लस वाले को भी इधर रखो, माइनस वाले को इधर भेज दो, किसी एक को भी भेज दो, ठीक है। ये आपका चौथा नंबर फॉर्मूला हो गया। पांचवा नंबर पे अगर इसको भी अगर आप बीजगणित की नजर से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब देखो, अब बात क्या है कि मैंने इसको और इसको, ये तो यही है ना, इसको अलग से इसलिए लिखवाया ना क्योंकि प्रश्न करते टाइम पे ये दिखता है, इसको अगर वर्ग दिखता है तो मुझे पता है कि कुछ जोड़ घटाव करूंगा और ये एक मौलिक पहचान बन जाएगा, मेरा काम आसान हो जाएगा। लेकिन जब क्वेश्चन के अंदर, प्रश्न के अंदर ऐसा दिखता है तो इस बात को जरा सा भी ये बात को अपने को पता नहीं चल पाता है कि इस बात को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर अगर किसी प्रश्न में ये पार्ट आपने देखा, ठीक है, ये पार्ट देखा, तो आप इसके जगह पे ऐसा भी लिख सकते हो। उससे क्या होगा ना कि आपको क्वेश्चन तुरंत बनेगा, टाइम का बचत होगा। आईआईटी के अंदर अपने को कम टाइम पे ज्यादा क्वेश्चन लगा, सारा अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, तो ये आपको दिखेगा। आपको इसमें प्रैक्टिस लगा देना है, ठीक है, क्योंकि मुझे आइडिया लगता है कि वर्ग देखते के साथ मुझे पता चल जाता है कि मौलिक पहचान के अंदर ऐसा कुछ बनेगा, जोड़ घटाव करके हम 1 ले आएंगे। लेकिन ये बात देखने को क्लिक नहीं करता है। लेकिन आप अगर प्रश्न के अंदर में ये बात अगर क्लिक कर लिए तो आपको क्वेश्चन 90% केस में क्या होता है कि प्रश्न आपको तुरंत सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे हम लोग अगली कक्षा में बात करेंगे। थैंक यू।